US is the world economic leader. बेशक हेजमन ना हो, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर यूएस आज भी है। कैसे? बड़े बड़े एग्जाम्पल्स। 1, डॉलराइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। डॉलराइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड अभी भी डॉलराइज्ड है, यानी यूएस की करेंसी में इंटरनेशनल ट्रेड कंडक्ट हो रहा है। दूसरा, द वर्ल्ड मॉनेटरी पॉलिटिक्स। द वर्ल्ड मॉनेटरी पॉलिटिक्स स्टिल लेड बाय यूएस। जो वर्ल्ड मॉनेटरी पॉलिटिक्स है वो आज भी यूएस लीड कर रहा है। कैसे? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन? यूएस इज स्टिल द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन दीज बैंक्स। और फिर all these banks keep their reserves primarily in dollars. Keep their reserves, सिर्फ डॉलर में नहीं, मोस्टली डॉलर में है। Keep their reserves mostly in dollars. ये किसी भी मुल्क को कर्जा देता है तो किस चीज में देता है? डॉलर्स में। मजीद मॉनेटरी पॉलिटिक्स में एक और बात क्या है? Majority of the world countries, जो दुनिया के अक्सरियत ममालिक हैं, they keep their reserves, वो अपने रिजर्व्स को कीप कर रहे हैं इन डॉलर्स। सो ग्लोबल डॉलर हेजेमनी है अभी भी। इकोनॉमिक में दूसरा, द वर्ल्ड ट्रेड राउट्स mostly in the control of US. जो मेजॉरिटी ट्रेड राउट्स हैं are in the control of United States of America है। मतलब क्या? The straits, strait means narrow path in the sea. The straits and canals, जिधर भी स्ट्रेट्स हैं और कैनाल्स हैं, मोस्टली, अच्छा, IOR में, इंडियन ओशन रीजन में, पैसिफिक में, अटलांटिक में, एक्सेट्रा, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? यूएस। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का दुनिया का बिजिएस्ट स्ट्रेट है। स्विस कैनाल, फॉर एग्जाम्पल, अभी भी यूएस के कंट्रोल में है।
So world trade routes being controlled by United States of America. China, the US competitor, does not have replacement. उसके पास replacement of dollar till now नहीं है. Cannot replace. It cannot replace US. In the world sea order, जो वर्ल्ड सी राउट्स हैं उसमें उसको रिप्लेस नहीं कर सकता. IMF, World Bank still rule strong. तो मैंने एक पॉइंट एलैबोरेट किया और इस पॉइंट को 3 डायमेंशंस दिए, बल्कि इनफैक्ट 4 डायमेंशंस दिए. 1, यूएस इकोनॉमिक हेजेमनी से स्टार्ट किया. यूएस इकोनॉमिक हेजेमनी से स्टार्ट किया. 1 मिनट बचो. थैंक यू. अच्छा, ओके, नेक्स्ट. उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया, एलैबोरेट किया द इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तीसरा हमने डिस्कस किया द इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना गिविंग टफ कंपटीशन टू यूएस. फोर्थ, मैंने डिस्कस किया कि यूएस स्टिल इकोनॉमिक लीडर है. मतलब क्या, फ्रॉम अ ग्लोबल इकोनॉमिक हेजेमन टू अ ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर लेके आया. ठीक. दूसरा, अच्छा, मुझे अभी आप लोग प्राइवेट मैसेजेस कर सकते हैं, सिर्फ ये बताएं कि बल्कि नवीद इनके टाइपिंग को 1 मिनट के लिए सिर्फ ओपन कर दो. मैं सिर्फ इनका ओपिनियन जानना चाहता हूं. टॉपिक मुश्किल तो नहीं है उनके लिए. वैसे जो मुश्किल होना था वो गुजर गया. ग्रेट, ग्रेट. मतलब कंप्लीटली समझ आ रही है. माशाल्लाह. ओके, ऑल राइट. वो इकोनॉमिक टर्म समझ नहीं आए, वो तो मुझे खुद भी नहीं आते. सो कोमल, चिल करो. यही कह सकता हूं तुम्हें. आबाद रहो. थैंक यू.
देखिए यहां पे, और फिर आ रहा हूं, डिप्लोमेसी में भी आऊंगा, सब्र करो। मैं सिर्फ यूएस इकोनॉमिक लीडरशिप को देख रहा था कि ग्लोबल इकोनॉमिक हेजमन था, डेंट्स मेले, राइज ऑफ चाइना एंड अदर इकोनॉमीज हुआ, लेकिन स्टिल द वर्ल्ड इकोनॉमिक लीडर है। लोग कहते हैं कि यूएस इकोनॉमिक लीडर नहीं रहा, ये मैंने दिखाने की कोशिश की कि नहीं, अभी भी इकोनॉमिक लीडर है। दौरे शहवार एक ग्रेट डिप्रेशन आया था ऑफ 1930s। नवीद इनकी टाइपिंग बंद कर दो, ये एमी बस टाइप करते रहते हैं। 1930s का दूसरा, हाँ हाँ, क्यों नहीं पूछ सकते, लेकिन सवाल ये है कि मैं थका हुआ ना हूं और मैं भाग ना जाऊं, क्योंकि मेरी भागने की आदत है। ओके। 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया, फिर 1967 में इकोनॉमिक का फॉल आया, इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ, इकोनॉमिक रिसेशन आया, फिर 2007-8 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्रंच आया। बाद में आप लोगों को आज तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों को के क्वेश्चंस को आंसर करूं इन डिटेल, देखते हैं कितना मौका मिलता है। असल में मुझे ये हैरत होती है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊं और उसमें शायद आप लोगों के क्वेश्चंस का हक मैं मार लेता हूं। पता नहीं ये सही है क्या, कैसा है, लेकिन होपफुली मैं ज्यादती नहीं कर रहा। ओके, नेक्स्ट। दूसरा, मिलिट्री हेजमन। क्या यूएस आज भी, क्या यूएसए आज भी मिलिट्री हेजमन है? Is US still the world military hegemon? US, the largest defense producer and exporter। लास्ट वो में भी हमारा पहला सेंटेंस ये था, सबसे बड़ा डिफेंस प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। और वो रेंज करती हैं ये डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, फ्रॉम एयरफोर्स टू नेवी टू मिसाइल्स, to asymmetric warfare technologies, etc.
दुनिया का लीडिंग एयरक्राफ्ट प्रोड्यूसर, हेलीकॉप्टर्स प्रोड्यूसर, मिसाइल्स, आर्टिलरी एटसेट्रा। कौन है? हाँ, वॉरशिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स। यूएस। मैंने सिर्फ एक पॉइंट एलेबोरेट करने की कोशिश की कि यूएस दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स है। लास्ट पॉइंट में जब मैं ये बात कर रहा था तो मैंने ये फिगर, क्या कहते हैं, ये एलेबोरेट नहीं किए थे कि ये वेपन्स, ये वेपन्स, ये वेपन्स। क्यों? क्योंकि वहां पे वेपन वाज नॉट माय प्रायोरिटी, इकोनॉमी वाज माय प्रायोरिटी। हियर वेपन इज माय प्रायोरिटी, तो वेपन की चीजें एलेबोरेट कर रहा हूं, राइट? एक बात मैंने कही, दूसरी बात इसी मिलिट्री में द वर्ल्ड नेवल ऑर्डर controlled is under the strong control of US। जो वर्ल्ड नेवल ऑर्डर है उसको कंट्रोल कर रहा है कौन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैसे? 12 ऑपरेशनल नेवल फ्लीट्स हैं across oceans, across oceans, ऑपरेशनल नेवल फ्लीट्स है यूएस के पास। उसके बाद 12 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वेरी बेड़ा, और सारे ऑपरेशनल्स हैं, ऑल आर ऑपरेशनल। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर powered submarines, न्यूक्लियर सबमरीन्स। वो मतलब न्यूक्लियर एज अ फ्यूल इस्तेमाल होना, पहले मैं ये कह रहा हूं। दूसरे में न्यूक्लियर वेपन्स वाले सबमरीन्स, न्यूक्लियर बम कैरी करने वाले सबमरीन्स सबसे ज्यादा किसके पास है? यूएस के पास है। फिर लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर न्यूक्स, सबसे ज्यादा न्यूक्स यानी बम्स किसके पास है? यूएस के पास है। दो बातें मैंने कही,
तीसरी बड़ी बात, एयरफोर्स, जो वर्ल्ड एयरफोर्स है लेड बाय यूएस। एयरफोर्स को कौन लीड कर रहा है? यूएस। बड़े बड़े जहाज B-52, F-35, F-22, F-16, कोबरा हेलीकॉप्टर, एक पहले कोबरा नोट कर दे हेलीकॉप्टर, दूसरा अपाची एयरबॉर्न, ब्लैक हॉक, एटसेट्रा। सो एयरफोर्स में भी यूएस लीड कर रहा है। फोर्थ, मिसाइल्स, मिसाइल्स में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटर एंड इंट्राकॉन्टिनेंटल, inter and intracontinental missile systems, इधर भी यूएस लीड कर रहा है। फिफ्थ, एसिमेट्रिक में यूएस is the hegemon. यूएस हेजमन है। कैसे? ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मिलिट्री में स्टेल्थ, हेलीकॉप्टर वगैरह पे, मिसाइल पे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, क्रूज टेक्नोलॉजी, लेजर गाइडेड missiles and artillery. etc. और उसके बाद बेसिस में, मिलिट्री बेसिस में, मिलिट्री बेसिस का मतलब क्या? नेवल बेसिस एंड एयर बेसिस। लीड कर रहा है दुनिया को। कितने बेसिस हैं? मोर देन 300 बेसिस अक्रॉस द वर्ल्ड। आपको एक फिगर मिलेगा 700 बेसिस, उनमें से यूएस के अपने एंड अब्रॉड टोटल 700 बेसिस की बात तब होती है। तो 300 प्लस बेसिस है यूएस के पास ग्लोबली।
ये मैंने यूएस की ग्लोबल इकोनॉमिक हेजेमनी को खूब एलेबोरेट किया। नाउ सेटबैक्स क्या हुए हैं? मिलिट्री setbacks to US. हेजमन से अब आ गया हूं सेटबैक्स पे, डेंट्स पे। नंबर 1, lost the war in Afghanistan. Lost war on terror in Afghanistan. अफगानिस्तान में war on terror को लूज कर दिया है। जिस बैच को पढ़ाया है उसको खूब समझ आई है, जिसको नहीं पढ़ाया उसको पढ़ाऊंगा। कैसे जंग हार गया है? brought more than 100,000 troops to Afghanistan. मजीद all possible military technologies to Afghanistan. Fought the longest ever war in the US history. Longest ever war. Most expensive war in US history. मजीद क्या किया? Brought in NATO allies to Afghanistan to win the war, but failed. सब कुछ किया उसके बावजूद भी वो फेल हुआ। ये सब कुछ किया उसके बावजूद भी वो फेल हुआ। एक तो अफगानिस्तान में फेल हुआ, दूसरा लॉस्ट द वॉर इन इराक। इराक में भी जंग हार बैठा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वॉर क्या थे? In Iraq, 1, end of Saddam government. And establish people representative government. People representative government. जिसमें वो किसी हद तक कामयाब हुआ। दूसरा weapons of mass destruction, WMDs को eradicate करना था। नेवर फाउंड, वो कभी मिले ही नहीं। यूएस ने कहा कि अफगानिस्तान इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इसलिए हम उस पर हमला कर रहे हैं, वो कभी मिले ही नहीं।
तीसरा पीस एंड स्टेबिलिटी लेके आएंगे अपने इराक में। लेकिन क्या है? अनएंडिंग वॉर है, अनएंडिंग वॉर। सिविल वॉर है इराक में। इसके बाद इराक नो मोर यूनाइटेड कंट्री। क्यों? एज डिवाइडेड into a number of power centers. For example, वहां पे कौन बैठा हुआ है? कुर्द। कुर्द एक पावर बैठा हुआ है, ISIS एक अलग पावर बैठा हुआ है, मेहदी मलेशिया एक और पावर बैठा हुआ है। कुछ इलाके एक कंट्रोल कर रहा है, कुछ दूसरा, कुछ तीसरा। तो बगदाद की रूल writ lost on a number of territories. तो यूएस ने इराक में क्या क्रिएट कर दिया? क्रिएटेड ह्यूज मेस इन इराक। दो बड़े फ्रंट्स पे यूएस को सेटबैक होना। तीसरा, सीरिया, a failed attempt। यूएस के लिए सीरिया एक फेल्ड ट्राई था, अटेम्प्ट था। और वो क्यों? बिकॉज ऑफ रिसर्जिंग रशिया, रिसर्जिंग रशिया एंड इंटरवीनिंग ईरान। क्या हुआ सीरिया में? यूएस along with GCC, GCC का मतलब क्या? गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। उसमें कौन कौन है? सऊदी अरेबिया, यूएई, Qatar, Oman, Bahrain. They supported these all countries supported FSA, Free Syrian Army, and Al-Nusra. सपोर्ट किया किसको? फ्री सीरियन आर्मी को और अल-नुसरा को। किसके खिलाफ? अगेंस्ट बशर अल-अस्साद गवर्नमेंट, अगेंस्ट बशर अल-अस्साद गवर्नमेंट in Syria. But
रशिया, ईरान, हिजबुल्लाह एंड असाद। असाद का मतलब क्या? बशर अल असाद अलायंस डोमिनेटेड, उसने डोमिनेट किया। कहां पे? सीरिया में। कैसे डोमिनेट किया? more than 80% of the lost territories, more than 80% of the lost territories reinstated by Assad government, Bashar al-Assad government. जो टेरिटरीज वो खो चुके थे टू अल नुसरा, टू एफएसए, टू आईएसआईएस एटसेट्रा, वो 80% प्लस वापस हासिल कर लिए। किसने? बशर अल-असाद हुकूमत ने, विद द सपोर्ट ऑफ ईरान, प्राइमरीली विद द सपोर्ट ऑफ रशिया। तो मतलब क्या? यूएस सपोर्टेड अलायंस लॉस्ट। और यहां पे लीडिंग फैक्टर क्या था? अब मैं बात कर रहा हूं बेसिकली रिसर्जिंग रशिया पे। लीडिंग फैक्टर क्या था? द रिसर्जिंग रशिया। जिस तरीके से इकोनॉमिक पॉइंट में मैं चाइना पे आया था, यहां पे अब यूएस को अपने डंड्स मिलने के बाद रशिया की रिसर्जेंस पे आ गया हूं। रशिया ने सीरिया में कैसे रिसर्च किया? बड़ी बड़ी बातें। सेंट ग्राउंड ट्रूप्स, पूरा ब्रिगेड भेजा टू सीरिया टू फाइट ऑन द साइड ऑफ बशर अल-असाद गवर्नमेंट। पूरा ब्रिगेड भेजा टू सीरिया अगेंस्ट बशर, इन द फेवर ऑफ असाद गवर्नमेंट, अगेंस्ट द अल-नुसरा, एफएसए एंड आईएसआईएस। एक तो पूरा ब्रिगेड भेजा कि वो लड़े वहां पे। दूसरा, फायर्ड स्कड मिसाइल्स, तहाशा स्कड मिसाइल्स फायर किए फ्रॉम कैस्पियन सी। कैस्पियन सी से बेतहाशा मिसाइल फायर किए ऑन सीरिया बाय रशिया। तीसरा क्या कर दिया? बम्बार्डमेंट कर दी। SU-30 फॉर एग्जाम्पल, SU-30 जेट फाइटर है। उसके बाद 35 ये भी जेट फाइटर, SU-30, SU-35 जेट फाइटर्स। उसके बाद Mi-35 हेलीकॉप्टर्स, etc. This military support from Russia to Bashar al-Assad government was instrumental. Major factor क्या था? यही था, to win against the non-state actors. Instrumental to win. बशर अल-असाद हुकूमत के लिए इंस्ट्रूमेंटल था टू विन अगेंस्ट द नॉन स्टेट एक्टर्स। ये कर दिया। उसके बाद फर्दर मोर क्या किया? रशिया वीटोड
US resolution, UN resolution कहेंगे, UN Security Council resolution brought by US for a military intervention in Syria. US tried to militarily intervene in Syria. US ने कोशिश की कि militarily intervene कर दे in Syria against Bashar al-Assad government, लेकिन the resolution was vetoed by Russia. उसको रशिया ने veto कर दिया. So US could not militarily intervene here. Simple क्या हुआ? Dent to US हुआ. Resurging Russia का बड़ा key example. Resurging Russia. साथ में मैं Resurging Russia भी डिस्कस कर रहा हूं. ब्रेक कीजिएगा. It's 7:50. 15 to 18 minutes ब्रेक कीजिएगा. हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को इंशाल्लाह मजीद. ठीक है? 15-18 minutes maximum, please. Huh? Three more minutes. क्यों 3 more minutes? कोई 3 more minutes नहीं है. Okay. ये ज़ारनिश नाम है या निकनेम है? It's a name. What does it mean? मैं तो इसको टार्निश करने वाला था. It means flower. Okay. Which particular flower? निम्रा चुप रहो. नहीं रिपीट करता. क्यों रिपीट करूं? इतनी मेहनत से मैंने पढ़ाया था. रिसर्चिंग रशिया रिपीट कर दे. नहीं करता. It's a Persian word, but which particular flower? है या नहीं? नगमा. इस क्लास में एक नगमा भी है. अब ये नहीं पता कि ये भी सिंगर है कि नहीं. मतलब मिरासी मतलब सिंगर मतलब समझो. सिंगल नहीं. सिंगर
ए नगमे आ जाओ टॉपिक पे वापस रिसर्जिंग जारनेश तुम कसम से कितनी बड़ी मतलब वो हो तुम बेचारे नुमान को क्या मतलब अनाप शनाप बोल रही हो ओ माय गॉड ओके कम बैक जैक्स कैथीज वापस आओ हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाउ रिसर्जिंग रशिया का सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है दैट इज और वो ऑटोमेटिकली सेट बैक टू यूएस है दैट इज रिसर्जिंग रशिया हमने देखा कहां पे सीरिया में कैसे देखा रशिया सेंट इट्स ट्रूप्स ग्राउंड ट्रूप्स पूरा ब्रिगेड भेजा विद आर्टिलरी विद टैंक्स to Syria to fight on the side of Assad government against the FSA and Al-Nusra rebels and ISIS. उसके बाद दूसरा क्या कर दिया एरियल बम्बार्डमेंट कर दी कैसे बता दिया मैंने तीसरा मिसाइल्स फायर किए और बेतहाशा फायर किए और फिर मजीद क्या किया रशिया वी the UN Security Council resolution brought by US for a military intervention in Syria. US brought a military resolution or a resolution on the platform of UN Security Council for a military intervention in Syria that was vetoed by Russia. ठीक? Now, उसके बाद फिर
दूसरा बड़ा एग्जांपल ऑफ रिसर्च रशिया क्या है? जॉर्जिया। जॉर्जिया, another example, Georgia, a country that was a part of ex-U USSR हुआ करता था। कर दिया, मिलिट्री टाइज इनिशिएट किए नेटो। अब एक तरफ पे कैपिटलिज्म आ रहा था, कहां पे? इन द नेबरहुड ऑफ रशिया, यानी यूरोप आ रहा है तो कैपिटलिज्म आ रहा है इनटू द नेबरहुड ऑफ रशिया। दूसरी तरफ पे नेटो क्या है? जियो स्ट्रेटेजिक थ्रेट है या मिलिट्री थ्रेट है? मिलिट्री थ्रेट टू रशिया। नेटो अ मिलिट्री थ्रेट टू रशिया। वो आ रहा था कहां पे? जॉर्जिया में। इन 2008 रशिया मिलिटरली इंटरवीन, या रशिया अटैक्ड, रशिया ने अटैक किया जॉर्जिया को, जॉर्जिया पे हमला किया। रशिया ने उस पे मिलिटरली हमला कर दिया। And within 3 days, the whole of Georgia was in the control of Russian troops. The whole of Georgia was under the control of Russian troops. Troops के control में था।
इसने नेटो के साथ militarily encircled by US। रशिया और चाइना को मिलिटरली एनसर्कल किया हुआ है। मजीद
किस लिए बनाई गई? तो कीप यूएस डोमिनेंसी, टू कीप यूएस डोमिनेंसी in the Eastern Europe against Russia. US has 300 bases, while second in competition is Russia, having 33 bases only. Asymmetric में स्टेल्थ में, क्रूज में, लेजर गाइडेड में यूएस इज द वर्चुअल लीडर। ये मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में यूएस वर्चुअल लीडर है। जब मैं आपको यूएस चाइना पढ़ाऊंगा तो चाइना को कैसे एनसर्कल किया गया है वो बातें सारी हो जाएंगी। ठीक, ये हुआ। उसके बाद फिर यूएस इज नॉट ओनली द इकोनॉमिक लीडर and the global military ट्विटर एक्सेट्रा सब किसके हैं? यूएस के हैं। और फिर an email has from one country to another has to go via US। उसके बाद टेलीफोन के साथ one country to another has to go via US। ना
है, किसके जरिए? एनएसए के जरिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट नासा रूल्स स्पेस, स्पेस को रूल कर रही है। नासा रूल्स द स्पेस। More and more space exploration being made by United States of America, by NASA. दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेस एक्सप्लोरेशन किसने की है? यूएस ने की है। और फिर सैटेलाइट के दुनिया को मनाई द वर्ल्ड नॉन मिलिट्री टेक्नोलॉजी के 3-4 बड़े एग्जांपल्स दिए। और एक और भी बात पॉइंट है, हाप टेक्नोलॉजी। हाप technology. If God forbid US has, तो it can bring droughts. ये droughts लेके आ सकता है और more rainfall, extensive rainfalls लेके आ सकता है। It can bring or it can है। अल्लाह खैर करे, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी इसके पास है तो फिर वो ये भी कर सकता है। There is a long list of scientists across the world. यूरोप टेक्नोलॉजी है। सो मैंने नॉन मिलिट्री टेक्नोलॉजी में यूएस की सुप्रीमेसी बताने की कोशिश की। उसके बाद एकेडेमिया में या R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूएस लीड्स द वर्ल्ड। रिसर्च लीड कर रहा है। US has been leading the world in the academia. लीड कर रहा है in the academia। और एकेडेमिया में हम देखते हैं कि वेदर साइंस और सोशल साइंस, हार्ड साइंस में हो या सोशल साइंस में हो, यूएस लीड कर रहा है एकेडेमिया को। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिसर्चर्स across the world are in United States of America. हर फील्ड में आपको सबसे ज्यादा रिसर्च कहां पे मिलती है? यूएस में। सोशल साइंस में
जो सबसे बड़े रिसर्चर्स हैं मोस्टली हमें यूरोप यूएस में मिलते हैं, और अगर यूएस के बाद कहीं और पे है, दैट इज द सिस्टर रीजन दैट इज यूरोप. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी यूएस दुनिया लीडर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक. नाउ अब आपको मैंने टॉपिक क्या पढ़ाया, दैट इज यूएस स्टिल द वर्ल्ड लीडर. यू फ्रेज आ सकता है. दूसरा, फ्रॉम अ ग्लोबल हेजमन टू अ ग्लोबल लीडर, यानी हेजमन अपर लिमिट है, उससे वो डिक्लाइन कर गया है टू अ ग्लोबल लीडर. राइट. Multipolarity. Question on